हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और साथ ही इस आंसर राइटिंग के बैच में स्वागत है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी आंसर राइटिंग को काफी हद तक इम्प्रूवमेंट भी किया है। और अभी इन सभी को आपके जो भी आंसर आपको दिखे मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करवाई दी जाएंगे। बेसिकली मॉडल आंसर तो आपको बेसिक एक हिंट होगी कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी। बाकी बेसिकली आपको अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं काफी चीजें। और कॉफी में आपको क्या क्या चीजें अच्छी देखनी है, तो लाइव जैसे आपके साथ एक कॉफी चेक की जाती है इसमें वीडियो के थ्रू, ताकि आप बेटर तरीके से चीजें समझ सकें कि क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए आंसर राइटिंग के। और दोस्तों, आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए हमने आंसर राइटिंग बैच चला हुआ है, हमारे अभी सितंबर बैच चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपको यहाँ शेयर की जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है उसका। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये रियलाइज किया, अभी एग्जाम लगी यूपीएससी 2023 मेंस का, उसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं आते, डिफिकल्टीज लेवल ज्यादा नहीं था। दिक्कत थी प्रेजेंटेशन की, उनको एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से प्रेजेंट करना। और वो चीजें होती है पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस से। जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी वही उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा। और इसके साथ ये देखा गया कि जिस पेपर में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, उस पेपर में आप पेपर बहुत पहले अटेंड कर लेते हैं, 2-4 मिनट पहले पेपर ही अटेंड कर लेते हैं। और जिस पेपर में आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, वहां पेपर विद इन टाइम आपसे अटेंड नहीं हो पाता। और कई बार गलत प्रेजेंटेशन हो जाता है। कई बार आप चाहते हैं कुछ और लिखना, लेकिन प्रेजेंट कुछ और कर देते हैं। वो आपको एक बड़ी चैलेंज देता है। इसलिए शुरू से ही, पहले दिन से ही, जब भी आप लेके कुछ भी लिखो, एक पेज में आंसर राइटिंग आपको जरूर करनी चाहिए। इसलिए रेगुलरली आपको आंसर राइटिंग से जुड़ना चाहिए। तो उसमें ही हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन था आपका एथिक्स का है, ये क्वेश्चन GS 4, ठीक है ना। एथिक्स का है, नहीं ये GS 2 का है, सॉरी GS 2 में आता है, एथिक्स में आता है। एथिक्स का टॉपिक है वैसे। एथिक्स के जो दार्शनिक है उनसे क्वेश्चन है कि वो दार्शनिकों का वर्तमान महत्व क्या है। तो ये चाणक्य दर्शन, सिविल सेवकों हेतु उपयुक्त चाणक्य दर्शन के मुख्य सिद्धांतों को बताओ और समकालीन भारतीय सुशासन ने हमें कैसे प्रासंगिक है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि चाणक्य का जो शासन है, प्रजा सुखम राज्यम राज्यम सुखम, यानी कि प्रजा के, राजा के सुख में ही प्रजा का सुख निहित है। इससे बड़ा गुड गवर्नेंस कोई हो ही नहीं सकता, इससे बेस्ट गुड गवर्नेंस हो ही नहीं सकता। आप आज हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस जो सिटीजन सेंट्रिक हो, जहां पब्लिक नागरिक केंद्रित शासन हो, जहां समावेशी शासन हो, जहां पारदर्शी शासन हो। जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट गुड गवर्नेंस की परिभाषा दी गई है, उसमें हालांकि 8 पॉइंट लिए गए, लेकिन आप 2-4 कीवर्ड से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऐसा शासन जो समावेशी हो, जो जिसमें शासन के हर प्रक्रिया में व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को उचित अवसर मिले, और जिसमें सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, विधि का शासन सभी निहित हो, उस शासन को एक तरह से डेमोक्रेटिक शासन, सॉरी, गुड गवर्नेंस बोला गया। यानी जिसमें प्रजा, पब्लिक के बारे में ज्यादा सोचते। तो वो बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछे गए प्राचीन काल में। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया आपसे कि किसी थिंकर का क्या है, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, उसका एक हमेशा आपसे जो भी फिलोसफर है, थिंकर के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, कभी बौद्ध धर्म से पूछेंगे, कभी गांधी जी से पूछेंगे ना, कभी जैन धर्म की शिक्षा वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले इंट्रो में आपको एक चीज देना है, संक्षिप्त में तो इंट्रो देना है, क्योंकि 150 वर्ड में लिखना होता है। कौटिल्य के बारे में बताओ बस, ठीक है ना, बस सिंपल। ठीक है, तो इसके बाद जो कौटिल्य का दर्शन है ना, उसको बताओ, है ना। तो कौटिल्य का दर्शन है प्रजा सुखम राज्यम सुखम, ये कौटिल्य का दर्शन है। वफादारी भी है, बिल्कुल सही बात है। धर्म, धर्म का मतलब है कर्तव्य से है। धर्म का मतलब यहाँ सत्यनिष्ठा से, इसलिए सक्षमता, कौशल, विकास, बिल्कुल सही बात। विवेक, ये भी सही बात। दर्शन आपने ठीक लिखा, दर्शन ठीक है, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। इसके बाद आता है इनकी वर्तमान में प्रासंगिकता, बिल्कुल सामाजिक न्याय में।
तो देखो, सामाजिक न्याय की अगर आपको बात करनी है तो उसमें एग्जाम्पल जरूर देना है। देखो अभी हमेशा एग्जाम्पल जरूर देना है कि एग्जाम समाज के, जैसे अगर मैं बोलूं वंचित वर्गों के कल्याण के लिए, ठीक है ना, उनके लिए क्या क्या स्कीम्स है, एलजीबीटीक्यू के लिए, महिलाओं के लिए, तो किस तरीके से अगर एक सिटीजन सेंट्रिक का शासन होगा तो किस तरीके से सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, कैसे उसको आगे बढ़ा सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त कर सकता है, उस चीज के बारे में एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय का ठीक पॉइंट है। सुरक्षा, ये गुड गवर्नेंस का पार्ट है। अब गुड गवर्नेंस के बारे में बताना है, गुड गवर्नेंस के पॉइंट, जैसे गुड गवर्नेंस का है उत्तरदायित्व, उससे एक्सप्लेन करना है कि उसने बोला है चाणक्य ने कि प्रजा सुखम राज्ञ सुखम, उसका अर्थात जो भी सिविल सेवक होंगे वो इसी उद्देश्य के आधार पर काम करेंगे, उत्तरदायित्व के लिए, है ना, ईमानदारी के लिए, यानी कर्तव्य निष्ठा पर आधारित, भ्रष्टाचार निवारण के लिए, एग्जाम्पल दे दो, कैग जैसे घोटाले हो रहे हैं, कैग, सॉरी कैग ने घोटाले जो आकर किए थे, कैग ने 2G स्पेक्ट्रम, ये इन चीजों को जो घोटाले, इनको, तो इनको गुड गवर्नेंस के लिए, उत्तरदायित्व के लिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं सक्षमता, यानी कि नेतृत्व की भावना, संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है ना, इनमें हमें एग्जाम्पल देना है और एग्जाम्पल यूज करना है। ठीक है, एक तो ये होगा, है ना, तो अच्छा है ना, और प्रेशर की मांग के अनुसार प्रेजेंट करो। अगला है भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा करें और महिलाओं और हाशिए पर करीब। अब हाशिए पे देखो कि कौन कौन से महिला है, ST SC, बुजुर्ग, वंचित वर्ग, यानी कि बच्चे, तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताना है और महिलाओं के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, द वर्ल्ड इज फ्लैट, फ्लैट, फ्लैट हो गई ये लेखक के अनुसार, आज विश्व सपना सा हो गया है, या सीमा, ठीक है, सांस्कृतिक में मिला, आप वैश्वीकरण को डिफाइन कर दे, ठीक है, 1951 में वहां पर वैश्वीकरण आया, ठीक है। अब महिलाओं पर, महिलाओं पर सामाजिक प्रभाव, विश्व में महिलाओं को अधिकार इतना, ईरान पर विरोध, ठीक है, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक, ठीक है, 60 नहीं, 25% नहीं, डेटा थोड़ा सा चेक करके लिखना, 14% है लोकसभा में, 9% राज्यसभा, ठीक है। और गीता गोपीनाथ जैसे भारत में, ठीक है, सांसद, ठीक है। अच्छा, गीता गोपीनाथ के बारे में आप जानते होंगे, है ना, ये इकोनॉमिक्स रही थी, बहुत काफी है, और वर्तमान में ये IMF के अंतर्गत काम करती है, गुड, ये एक पॉइंट गुड है आपके, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, उस वैसे सही समाज के वंचित वर्गों वाले जनजातियों के लिए खान पान, जीवन शैली, आकर्षण, देखो थोड़ा आपने जैसे महिलाओं को पढ़ाया या महिलाओं पे, ठीक है, आप चाहो ना तो एक काम कर सकते हो इसमें, आप यहीं पर भी नेगेटिव एक साथ ही इनके नेगेटिव पॉइंट भी बता सकते हो या अलग अलग भी बता सकते हो, ठीक है, ये भी हम ये ठीक है। हम्म, इनको थोड़ा ऐसी चीजों को थोड़ा छोटा कर दिया करो, इसमें शब्द मत लगाओ, ठीक है, डायरेक्टली आपको बुक तो बड़ी, ठीक है, एग्जाम्पल दो। भाई आप जो मिस यूनिवर्स करते हो,
ये क्या है? उपभोक्तावादी चीज है, ठीक है ना। चीयर गर्ल्स लेके आते हो आईपीएल में, ये क्या है? उपभोक्तावादी। देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, ये बात एक निष्कर्ष लिखो कि वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण में वंचित वर्गों को सक्षम बनाकर इसके सकारात्मक प्रभावों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, ये काम हम इसमें इजिली कर सकते हैं। तो अच्छा लिखा है आपने, बस प्रयास अच्छा है। हम्म। हम्म, प्रस्तुतिकरण भी अच्छा है। ठीक है, तो बढ़िया लिखा है। अगला है आपका जी, ये सोशल इशू का ही है। भारतीय समाज की विविधता और बहुलता पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए, उत्तर के समर्थन में उपयुक्त एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल आपको यूज करें। तो भारतीय समाज, ठीक है, 1991 में वैश्वीकरण आई, ठीक है। इसमें एक चीज आपके साथ थोड़ा भारतीय समाज की कुछ बेसिक चीजों को आप एक बेसिक देखो देखो, भारतीय समाज के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इंट्रोडक्शन एक अच्छा लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक, बहुनिर्जातीय एवं बहुभाषी बहुलता का एक दिव्य संगम है। ठीक है, तीन चार कीवर्ड यूज कर दी मैंने इसमें। एक दिव्य संगम है जो वासुदेव कुटुंबकम के माध्यम से इसको व्यवहारिक बना रहा है। ये इंट्रोडक्शन आप यूज कर सकते हो और फिर इसको बेसिक से जोड़ना, ठीक है। अब बाहर जीवन शैली, खान पान और व्यंजन। देखो व्यवहार, शिष्टाचार, व्यवहार, पेंटिंग, विभिन्न संस्कृति, खान पान में ये, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छे हैं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपकी, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपकी। ठीक है ना, ये भी अच्छा है। देखो अब डिस्कस करो इसको, थोड़ा विस्तार दो। हाँ, एक पार्ट आपका अच्छा है। दूसरा पार्ट पूरा करो। समझ अच्छी है आपकी क्वेश्चन को लेकर के। हम्म, ध्यान लगे, बढ़िया, अच्छा लिख सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, बढ़िया लिखा। ठीक है, बहुत बढ़िया है, अच्छा लिखा।
इसी प्रकार आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। ये आईआर क्वेश्चन है, आईआर का लिखा है। क्वेश्चन को थोड़ा देखना, आईआर क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आते हैं और कई बार हमें उसकी क्वेश्चन की जो मांग है उसको समझ नहीं पाते। तो हमारा फोकस क्वेश्चन की मांग पे होना चाहिए। इसमें लिखा है, हालांकि रूस, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों के मामले में भारत अमेरिका की नीतियां अलग अलग है। रूस के मामले में भारत अमेरिका के हित थोड़े से टकरा जाते हैं, क्योंकि भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं और अमेरिका रूस के संबंध बहुत खराब है। इसी प्रकार ईरान के मामले में भारत और ईरान के संबंध अच्छे हैं और रूस और ईरान और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान में भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति रहे, अमेरिका की सेना वही रहे, लेकिन अमेरिका की सेना वहां से चली गई। तो जहां अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यही सबसे बड़ी बात है कि दो राष्ट्रों के बीच संबंध यही इसी आधार पर चलते हैं कि जहां उनके हितों में एक तरह से कन्वर्जिंग होती है, यानी कि हितों का एक तरह से अभिसरण होता है, हितों में एक तरह से समानता होती है, वहां उनमें सहयोग बढ़ता है। और जहां हितों में टकराहट होती है वहां उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो यही है। लेकिन चीन के मामले में, अब चीन भारत को भी समस्या है और अमेरिका को, चीन के मामले में दोनों की एक जैसी नीति रहेगी, भाई चीन को बैलेंस किया जाए। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया। चीन के मामले में ऐसा नहीं, वही क्वेश्चन पूछा है। मौर्यकाल गणराष्ट्र T20 शकल, पूरी मौर्यकाल का गण राष्ट्र आने वाले ये समझ नहीं पाया। भारत में सकल आयोजन संबंध में चीन की राजनीति अंतरराष्ट्रीय वेदिक जो सीधा कुछ नहीं निकला है। अंतर एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई स्थायी मित्र होता है और नहीं शत्रु, बल्कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। मैं तो आपका कोई स्थायी मित्र होता है, मैं स्थायी कोई शत्रु जिसके साथ आपके संबंध मिल जाएंगे। जैसे अब ईरान वाले मुद्दे पर भारत और अमेरिका एक तरह से शत्रु जैसे, मतलब मुद्दे नहीं मिलते तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट होती है। ठीक है ना, तो वही चीज है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे पर। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा काम करना है। आप इसमें मॉडल आंसर आप शेयर कर देंगे। आप इसमें कुछ नहीं करना है। देखो इसमें क्या करना है, आपको करना क्या था, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कोट किया है, उसको कर देते हैं। फिर आपको लिखना है, इसी संदर्भ में भारत और रूस दोनों में सहयोग है। और भारत एक आध दो एग्जाम्पल देगा, S-400 हमने खरीदी है रूस से, और रूस और यूएसए इसमें संघर्ष, क्योंकि दोनों शक्ति सर्वोच्चता के संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार भारत व ईरान सहयोग है, चाहवार पोत है भारत। ठीक है, लेकिन ईरान व यूएसए संघर्ष है, क्योंकि पश्चिमी एशिया की जो राजनीति है उसमें ये पश्चिमी एशिया, एक्चुअली पश्चिम एशिया की राजनीति में क्या है कि जो अमेरिका है वो आपको पता है इसराइल का सपोर्ट करता है और ईरान इसराइल का पसंद नहीं करता, इस वजह से। ठीक है, और ईरान है कहीं ना कहीं चाइना का ज्यादा सपोर्ट हो रहा है, ईरान है कट्टरता की बात करता है, तो इस वजह से ईरान में और अमेरिका में चलती रहती है। इसी प्रकार आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत और अफगानिस्तान है ना व पाकिस्तान, अफगानिस्तान व सॉरी अफगानिस्तान व आपका अमेरिका। तो एक साइड हो गया आपका। हितों में टकराहट है, सैनिकों की वापसी, और सैनिकों की वापसी, और सबसे बड़ी बात है तालिबान का शासन।
ठीक है, तालिबान शासन अफगानिस्तान इसमें। लेकिन रूस चीन, अब चीन को वाले पॉइंट को, चीन पर एक रखता है, चीन पर कैसे सहयोग है, क्योंकि चीन अमेरिका के हितों को चुनौती दे रहा है। भाई भारत के साथ सीमा विवाद कर रहा है, भारत के साथ पड़ोसियों के प्रभाव दिखा रहा है, भारत के साथ गलवान घाटी मुद्दा हो रहा है, और वही चीन का मुद्दा रशिया यूएसए के साथ, चीन का मुद्दा यूएसए के साथ ताइवान को लेकर के चल रहा है, और चीन यूएसए को रिप्लेस करना चाहता है, और चीन यूएसए नहीं चाहता कि चीन से हमको शक्ति, चीन हमको चुनौती प्रस्तुत करे, इसलिए भारत के माध्यम से यूएसए चीन को संतुलित करना चाहता है ना। ठीक है, और एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें, क्वाड हो गया, ITU2 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगला भारत पाकिस्तान के बीच मुद्दों की विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, देखो ऐसे शब्दों को खराब मत किया करो, डायरेक्टली इसको ब्रैकेट में डालो, अच्छी बात है। ठीक है। आंतरिक मामलों हस्तक्षेप, क्यूबान, ठीक है, चीन संबंध, ठीक है, ये भी ठीक है। देखो ये बात ध्यान रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, भारत पाकिस्तान की जब भी रिलेशन आए, आप हमेशा एक चीज याद रखना, कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये जितने भी आप विवाद देख रहे हो ना, ये विवाद नहीं है, तो परिणाम है। जैसे सर्करिक का मुद्दा है, सिंधु घाटी नदी जल का मुद्दा है, ये परिणाम है। असली विवाद है क्या, आप सभी जानते हैं, असली विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अविश्वास और शक्ति संघर्ष की राजनीति है वो। ठीक है ना, तो निष्कर्ष में हमेशा ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, विवाद का कारण शक्ति संघर्ष एवं परस्पर अविश्वास। पाकिस्तान को लगता है कि भारत उसको नक्शे में से हटाना चाहता है, और भारत क्या करता है कि भारत को लग पता ही है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी घटनाएं बढ़ाना चाहता है। तो पाकिस्तान का ये जो नीति है भारत को समाप्त करने की, और भारत को लेकर के उसके प्रति जो अविश्वास की नीति है, इसी की वजह से आप देखते हो सिंधु घाटी मुद्दा हो जाता है, सिंधु नदी मुद्दा हो जाता है। एक्चुअली सिंधु नदी मुद्दा सामरिक दृष्टि से है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई देश की आंतरिक स्थिति खराब होती है, हमेशा पड़ोसी का बदनाम करता है। अब पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो रही है, तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान इसका पिछड़ा क्षेत्र है, तो वहां पर जो भी विकास नहीं हो पा रहा, उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा जाता है कि भाई भारत सिंधु नदी में से पानी नहीं आने देता, इसकी वजह से बलूचिस्तान में पानी नहीं पहुंच पाता, तो बलूचिस्तान सूखे क्षेत्र का सामना कर रहा है। तो कभी भी चाहे नेपाल का मुद्दा हो, चाहे श्रीलंका का मुद्दा हो, जब भी कोई पड़ोसी है हमारा, ये यूपीएससी ने इस बार 2023 में पीएसआई ऑप्शनल में क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई भारत में जो पड़ोसी के जो मुद्दे हैं वो बहुत संघर्षपूर्ण चलते रहते हैं, इनका सबसे बड़ा कारण है, इसलिए सबसे बड़ा कारण ये है कि जो परस्पर अविश्वास और परस्पर एक दूसरे को नीचे दिखाने का वो है, उसकी वजह से युद्ध होते हैं। आंतरिक मामले में सिर्फ सियाचिन विवाद। ठीक है, बाकी तो आप ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कि कैसे ये जुड़े हुए। ठीक है, सीपैक हो गया, ये लिख सकते हो, पाकिस्तान की पाकिस्तान की राजनीति। ठीक है, अब इसमें प्रयास किए गए वो बताइए आप, ट्रैक टू प्राय प्रयास आगे क्या करना है हमें, ट्रैक टू वार्ताएं करनी। ट्रैक टू मतलब इसमें रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होते हैं, वो जाते हैं और इनफॉर्मली डिस्कशन करते हैं ताकि मामला निभे। तो ट्रैक टू वार्ता 2 बार की जा चुकी है पाकिस्तान के साथ। इसके बाद सहयोग बढ़ाने पर बल देना चाहिए, परस्पर विश्वास बढ़ाना चाहिए।
पाकिस्तान से हमारा बेसिकली 2016 से ही संबंध है, वो खराब है। और इसका नुकसान हमें भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि कश्मीर वाला क्षेत्र है हमारा, जो व्यापारी कश्मीर का आर्थिक गतिविधि ज्यादातर मुख्य रूप से पाकिस्तान के साथ व्यापार से जुड़ी हुई थी। तो उसकी वजह से फिर जब भी आपको पता है लड़ाइयों में संघर्ष होता है तो देशों की इकोनॉमी पे खराब प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है, पड़ोसी से संघर्ष होगा तो खराब रहेगी स्थिति। तो थोड़ा सा आप इसमें सहयोग की स्थिति बता सकते हो। बाकी भारत पाकिस्तान के बीच में मुद्दा यही है सर, बेसिकली पाकिस्तान की घरेलू राजनीति और पाकिस्तान की विदेश नीति का जो उद्देश्य वो खराब है, उसकी वजह से संघर्ष। और हमारे भी विदेश नीति में पाकिस्तान को टारगेट करना, क्योंकि हम एक महाशक्ति है, और महाशक्ति कभी छोटे देशों के बारे में इतना नहीं सोचती, तो वो चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसमें ठीक लिखा है आपने। अगला है, जिसे लिखा है आतंकवाद को वित्त पोषण। आतंकी वित्त पोषण आतंकी जीवन में रक्त की तरह है, ठीक है ना। आतंकी वित्त पोषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए। आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए ध्यान रखना, इस बार जो GS3 है उसमें इतने ही बड़े क्वेश्चन आए, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन लगभग लगभग कहाँ से पूछा गया था। तो इसमें क्वेश्चन का एक एक पार्ट को आपको डिस्कशन, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, ऐसे में हमेशा आपको सारे पार्टों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तब आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं। देखो, आतंकी वित्त पोषण, ये बात सही है कि आतंकियों के संगठन के लिए पूरा फंड चाहिए, तो वो ठीक है, वित्त पोषण उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वित्त पोषण से ही बहुत चीजें खरीदते हैं, वो करते हैं, ठीक है ना। अब वित्त पोषण के बाद उसने दूसरा बताया कि आतंक वित्त पोषण के लिए रोकने के लिए भारत सरकार के उपाय। तो भारत सरकार के उपाय ये भी ठीक है, ये तो गैर कानूनी। देखो, कभी भी उपाय लिखो तो एक थोड़ा सा आपको टेक्निक बता देता, टेक्नोलॉजी बताता हूँ कैसे करना है उपाय। देखो, उपाय में हमेशा तीन चार उपाय, आप ये भी अच्छे, ये भी अच्छे, ठीक है, पॉइंट अच्छे हैं उपाय में, लेकिन लिखने कैसे मैं बताता हूँ। देखो, उपाय लिखो हमेशा, पहले लिखो वैधानिक उपाय। और एग्जाम्पल दे दो, क्या UA, क्या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है ना, बहुत सारे एक्ट है, आप वो कर दो वैधानिक उपाय। फिर लिखो संस्थागत उपाय। वैधानिक उपाय में आएगा आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 1988 का, है ना, वो भी आएगा इसमें 1988। ठीक है ना। इसके बाद आएगा संस्थागत उपाय, और संस्थागत उपाय के अंतर्गत अगर हम देखें, संस्थागत उपाय में आपको लिखना है ED, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, है ना। ये दोनों मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में बहुत भूमिका निभाते हैं, है ना। इसके बाद लिखना है आपको, इसमें ये लिख दिया तकनीकी उपाय। इसके बाद लिखना है आपको अ, क्षेत्रीय उपाय, और फिर लिखना है वैश्विक सहयोग। कभी भी कोई भी, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी घटना है जो घरेलू लेवल पर उसका समाधान करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो ये उपाय भारत की क्या क्या है यहाँ पर ठीक लिखे। और वित्त पोषण रोकने की चुनौतियां, ये बात, ये चुनौतियां है, डार्क वेब, साइबर क्राइम, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अच्छा है, बढ़िया लिखा है इसमें, ठीक है। तो अच्छा है, बस कुछ चीजें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। और एक चाहो तो आप थोड़ा सा भारत में आप इसमें दिखा सकते हो इसको, ड्रग कंट्रोल को, ड्रग भी इनका आय का स्रोत है ड्रग, उसको भी आप इसमें मेंशन आराम से कर सकते हो, ठीक है, तो हो जाता है।
ठीक है, अच्छा लिखा है ये भी। इसके बाद आता है, इसमें अगर नंबर देखें, मैं 10 को भी मान के नंबर दे रहा हूँ ऑन एवरेज, बाकी कई बार मार्किंग है उस पर डिपेंड करती है बात एग्जाम फॉल में। आतंकवाद की आपकी जटिलता और तीव्रता के कारणों के संबंध में अप्रिय गठन। आतंकवाद की जटिलता, तीव्रता और उसके कारणों संबंध, और कारणों संबंधों और अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। साथ ही आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए आवश्यक उपाय भी बताइए। आतंकवाद आपसे होता है एक विचारधारा के रूप में होता है, ठीक है ना। आतंकवाद की तीव्रता, जटिलता, आर्थिक कारण, फॉर एग्जाम्पल दो, जैसे पश्चिमी जैसे सीरिया में, उत्तरी अमेरिका में और अफगानिस्तान में, ठीक है ना, एग्जाम्पल दो। मनोवैज्ञानिक कारण, क्वेश्चन में 3 पॉइंट को ध्यान रखना, जटिलता, तीव्रता, है ना, हाँ ठीक है। मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक मतलब रेडिकलाइजेशन, कट्टर का, कश्मीर में जैसे, ठीक है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, इसमें देखो भूमंडलीकरण और अल्पसंख्यकों के हितों का संकट। जितने भी जो अभी इस्लाम धर्म के जो आतंकवादी संगठनों के द्वारा चलाया जा रहा है, उनका यही मानना है कि भाई हमारे धर्म पे संकट आ रहा है, हमारे लोगों को मतलब शोषित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, देखो ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन आया है, इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये बात तो सही है कि जो शक्तिशाली कल्चर है उसका इफेक्ट ज्यादा बड़ा है, और जो कमजोर संस्कृतियां रही है उनको मतलब उनके अस्तित्व पे ही एक तरह का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हो सकता है कई बार लोग हिंसात्मक साधनों का उपयोग करते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई इसकी वजह से ये बढ़ा है। राजनीतिक कारणों में लिख देते हो राष्ट्रीयता की प्राप्ति के लिए, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप पाकिस्तान, ठीक है। ये भी शासक और शोषित के संपर्क में भाग, हमारा नक्सलवाद एक तरह से वो भी तो आतंकवाद जैसे ही, ठीक है, पॉइंट आपने लिखे। अब फिर वही, जब भी कोई भी चीज के उपाय बताओ आप हमेशा उसी तरीके से ही उपाय बताओ जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब उपाय में इनमें इनमें आपके उपाय होंगे, पहले ऐसे उपाय बताना है आपको, वैधानिक, संस्थागत, तकनीकी, विकास के संबंधित और मनोविज्ञान से संबंधित, ठीक है। तो जो आपने एग्जाम्पल लिखे उनको इस तरीके से, ठीक है। यहाँ लिखो हमेशा कभी वैश्विक सहयोग, वैश्विक सहयोग जरूर है, क्योंकि वैश्विक सहयोग के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसके समाधान के लिए वैश्विक सहयोग अच्छा है, ठीक है ना। तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स यूज करने थोड़े से, ठीक है ना। कीवर्ड यूज करो थोड़े से, बाकी समझ अच्छी है आपकी, और निरंतर लिखो, अच्छा लिखोगे, ठीक है। इसके बाद आता है, किसी ने लिखा है फिर वही आतंकवाद जीवन रख के परिभाषित किया गया है ना। देखते हैं, देखो, आपका क्वेश्चन, आतंकवाद जीवन रख के रूप में परिभाषित किया जाता है। आतंकवाद वैश्विक शिक्षा के लिए, आतंकवाद के लिए फंडिंग मतलब जीवन रख के रूप में है। तो आतंकवाद वैश्विक शिक्षा शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद में मीन्स एंड मेथड इसी वित्त पोषण के परस्पर, आतंकवाद मीन्स एंड मेथड को इसी वित्त से पोषित किया जा सकता है, मतलब अच्छा है लिखा है, अच्छा ये लिखा है, क्योंकि इस पॉइंट का मतलब ये है कि देखो भाई आपके जैसे साधन होंगे वैसा ही आपका साथ होगा। आप गलत तरीके से आप पैसा कमाओगे और गलत तरीके से उनको आपको आतंकवादी गतिविधियों में खर्च करोगे। तो इसलिए आतंकवाद की सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि आतंकवाद से आतंकवाद से जो फंडिंग आता है ना, केवल आतंकवाद ही नहीं फैलाता, वो ड्रग्स तस्करी करता है, वो महिलाओं की तस्करी करता है, तो मल्टीपल तरह के सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है। तो अच्छा है, गुड।
आतंकवाद को रोकने के उपाय, गुड, पहले संस्थागत उपाय हो गए, ये तकनीक संसदीय उपाय हो गए, आतंकवादी उपाय हो गए, ये हो गया, ये हो गया, और विमुद्रीकरण हो गया। और फाइनेंशियल एक्शन तो सबको ये हो गई। क्या गिजब बात, अच्छा है, इसमें तो कुछ बताने को नहीं। लेकिन अगर लिखो तो अच्छा तरीके ही होगा, इनको लिखो वैधानिक संस्थागत तकनीकी वैश्विक सहयोग क्षेत्र सहयोग। ठीक है, वो आपको जरूर लिखें, तो उसमें आपको इनके एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हो। चुनौतियां, एग्जाम्पल, डार्क नेट, गुड, ये एग्जाम्पल है, बिल्कुल गुड, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। सोशल मीडिया जरूर लिखना है आपको, है ना। सोशल मीडिया से भी कई बार आतंकी अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हैं, स्पेशली वो रेडिकलाइज करते हैं लोगों को, विचारों को, और जिसकी वजह में हमारे जो कई बार युवा है उसमें आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है स्थिति बहुत खराब है। एक आदमी बेरोजगारी से परेशान है, घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर है, और उसके अलावा कुछ को कोई रोजगार नहीं मिल रहा, बहुत तैयारी करी, पढ़ाई करी, एग्जाम दी, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उसको तभी एक कॉल आती है, और कॉल में मिलता है कि इतना आपको पैसे दिए जाता है, आपको एक ऐसी जिंदगी दी जाएगी, और वह व्यक्ति इसी प्रकार से उसको दो चार चीजें सिखाई जाती है कि ये समाज आपके लिए कुछ नहीं है, इस समाज में आपका शोषण किया है, इस समाज में जीना बेकार है, ये समाज स्वार्थी है। ऐसी जब तरीके की बातें बोलते हैं, तब लोग रेडिकल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो रेडिकल हो जाता है। अब एक आदमी जिसके पास रोजगार है, मजे मार रहा है, वो आसानी से रेडिकल थोड़ी होगा। ठीक है ना, तो ये है, नो मनी फॉर टेरर किल एक्सपर्ट गवर्नमेंट, क्या गजब, अच्छा लिखा है। अगर ऐसा एग्जाम लिखेगा तो बहुत शानदार हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है लोकतंत्र में सिविल सेवकों की निष्पक्षता का महत्व, बहुत महत्व। राज्य द्वारा निर्मित विधियों को कार्यरूप करने की जिम्मेदारी लोक सेवक की भारत की। गुड। सिविल सेवक सर्वोच्च है, लोकतंत्र में सिविल सेवक ठीक है, ये ठीक है। देखो, इसमें आपको एक चीज थोड़ा ध्यान रखनी है, सिविल सेवक वाला ठीक है, ये एक तो ठीक है। यह सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि लोक सेवक नहीं, निष्पक्षता क्या है ना? और लोकतंत्र में कैसे ये सिविल सेवक के लिए, लोकतंत्र में देखो, लोकतंत्र में रहता है एक तो नौकरशाही का राजनीतिकरण को रोकती है, दूसरा राजनीतिक तटस्थता करती है, तीसरा भ्रष्टाचार को रोकती है, चौथा तानाशाही नियंत्रण, क्योंकि सरकार को थोड़ा सा अगर ऑफिसर ठीक होते हैं, तानाशाही नियंत्रण, सुशासन। इन पॉइंटों के साथ को आपको एक्सप्लेन करो थोड़ा, इनके साथ एग्जाम्पल में, इनके साथ तो आपको शेयर कर देंगे। इनके साथ आप एग्जाम्पल दे करके देखिए। ठीक है ना, ये चीज आपको करनी है ना। बाकी रोल तो वही है सेम, आपको आप नीति निर्माण करना, सब काम करना, लेकिन ये पॉइंट है जिसकी वजह से निष्पक्षता के लिए आपको है, तो उन पॉइंटों के साथ आपको लिखना है, क्योंकि इनको सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक तटस्थता, निष्पक्षता रखनी पड़ती है, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ काम करते हैं, और उस समय यदि आपने इन्होंने निष्पक्षता नहीं दिखाई, उस समय इन्होंने वस्तुनिष्ठता नहीं दिखाई, तो आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। भाई भतीजावाद को रोकने के लिए वो चीजें आप लें। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दों को थोड़ा कीवर्डों को हाईलाइट करूँ।
और इसमें ध्यान रखना एक चीज कि ये चीजें ज्यादा टफ नहीं पड़ेंगी अगर आपको थोड़ा सा इसमें कर दिया, पॉइंट वाइज लिखो चीजों को, ठीक है ना, इस तरीके से लिखो इसमें, ताकि आपको पता लग जाए इस चीज से, ठीक है ना, और अच्छा नंबर आप इसमें ला सकते हो बहुत अच्छे से एथिक्स में। लेकिन इस बार देखा होगा पेपर बड़ा जनरल पेपर था, तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं जिसमें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की हो, जो तैयारी थोड़ी अच्छी हो। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारा प्रैक्टिस कमजोर होती है, तब मामला गड़बड़ होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जरूर दो ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज थोड़ा सा लिखनी है, इनको हम एक बार मॉडल आंसर का शेयर करेंगे, तो उसमें आपके साथ चीजें डिस्कस हो जाएगी। बाकी बहुत अच्छे से चीजें आपने किया है ना, और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, क्वेश्चन ध्यान रखना, जैसे निष्पक्षता है इसको जरूर बताओ, पहले एक्सप्लेन करो। और फिर एक चीज, लोकतंत्र में ये कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताइए, किस तरीके से उसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। लोकतंत्र में जैसे कोयला घोटाला जैसे हो रही, अगर ऑफिसर थोड़ा सा ईमानदार और तटस्थ रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टी को भी चीजों से कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। और इसको स्टार्टिंग कर सकते हो आप डेमोक्रेटिक, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के साथ ही, भाई संसदीय शासन है, और संसदीय शासन में प्रतिनिधियां और स्थायी अस्थायी कार्यपालिका होती है, और अस्थायी अस्थायी कार्यपालिका में स्थायी कार्यपालिका की भूमिका भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो सिविल सेवक होते हैं, ठीक है। तो इतना ही, आप सभी से यही है कि अच्छे से चीजें देखें, अच्छे से करें, और किसी भी प्रकार कोई भी चीज हो, डाउट हो तो आप जरूर पूछें। और सबसे बड़ी बात है कि आप हैं, और जिन लोगों को सबसे बड़ी बात रेगुलरली करें, और रेगुलरली इसमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सितंबर बैच चल रहा है, जो लोग करना ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत इजीली इसमें हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।